हज़रात खुशामदीद प्रोग्राम में वापस आपको खुशामदीद कहते हुए अब कॉल से दोबारा शुरू करते हैं। हेलो हेलो जी, आवाज़ आ रही है आपको? हेलो हेलो। जी, बात कीजिए। हाँ जी। हेलो। जी जी, बात करें, आपकी आवाज़ आ रही है। हाँ जी, मैं इधर पीएसडब्ल्यू पे था इधर। हम्म तो अभी लास्ट ईयर अगस्त में ना तो मैंने टीयर 2 में चेंज किया पीएसडब्ल्यू से, हम्म तो मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजन में। तो अभी जिस वकील के थ्रू करवाया था, तो वो अभी वकील को फोन आया था थोड़े दिन 2 महीने पहले। तो वो कह रहा जो आपका स्पॉन्सर है तो वो कुछ कैंसिल हो गया, स्पॉन्सरशिप उसकी होम ऑफिस से। तो हम्म आप अपनी कैटेगरी चेंज कर लीजिए हम्म या अपना स्टेटस चेंज कर लीजिए, जहाँ आप ठीक है, कुछ ठीक है, और आपका देख लीजिए क्वेश्चन क्या अपना। है? तो क्या हमें इसके अभी हम वकील को फोन लगा रहे हैं तो वो फोन नहीं उठाता। हम्म तो अभी क्या हमें यूकेबी से कोई लेटर आएगी उधर से भी आपका वीजा ऐसे चेंज हो गया, देखिए, या अगर आपका तो अगर तो आपका जो एड्रेस है वो यूकेबी के पास मौजूद है, जो रीसेंट एड्रेस है, वो एड्रेस चेंज नहीं हुआ जब से आपने एप्लीकेशन फ़ाइल की है, उसके बाद से अभी तक अगर वो चेंज नहीं हुआ तो फिर तो वो आपको इन्फॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया और आपके इल्म में ख़ुद ही ये आ गया तो बहरहाल, चूँकि आपका उनके साथ एक जो भी रिलीजियस ये जो भी इंस्टीट्यूट है, जो भी इदारा है ये रिलीजियस, जब आपके इल्म में आ गया है कि इनका लाइसेंस रिवोक हो चुका है तो आपको डेफिनेटली अल्टरनेट मेजर्स तो ज़रूर लेने हैं कि आप किसी तरीके से यहाँ से स्विच करके किसी दूसरे ऐसे इंस्टीट्यूट में चले जाएं जिनके पास के ऑलरेडी लाइसेंस मौजूद है। ये एक चीज़। दूसरी बात यह कि अगर आप टीयर 2 का से कैटेगरी से भी स्विच करना चाहें तो आप स्विच करने के भी आप पास ऑप्शंस मौजूद हैं। कुछ ऐसी कैटेगरीज मौजूद हैं जिसमें आप स्विच करके जा सकते हैं। उसके लिए आपको मज़ीद किसी टीयर 2 के लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपके सर्कमस्टांसेस क्या हैं। बहरहाल यू हैव टू बी विजिलेंट, आपको वो एक्शन लेना होगा। अगर होम ऑफिस की तरफ से कोई लेटर नहीं भी आता तो आप अपने तौर पर उनसे इंक्वायरी कर सकते हैं। साइलेंट रहने में और डोमिनेंट रहने में आप ही का नुकसान है, जो कि कल को आपके लिए ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो बेहतर है कि आप ख़ुद कोई एक्शन लीजिए और इसके ऊपर अमल कीजिए। बारह जो भी आप इकदाम करें सलिसिटर के मशवरे के बगैर ना कीजिए, क्योंकि वो आपके हालात से ज़्यादा बेहतर वाकिफ़ हो सकते हैं। जी, नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको बड़ा अच्छा चेहरे के नूर से नवाजा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देख के माशाल्लाह बड़ा ठंडक सी महसूस होती है। तो जी, शुक्रिया क्वेश्चन मेरा ये है जी। कि मैं एक यूरोपियन नेशनल से शादीशुदा हूँ। हम्म 2012 में हमारी शादी हुई थी, जनवरी में। हम्म और पहली दफा हमने अप्लाई किया, उन्होंने हमें रिफ्यूज कर दिया। हमने अपील नहीं की, हमने फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन डाल दी। मैं ठीक है, पीएसडब्ल्यू पे था उस वक्त। ठीक है। हमने फ्रेश एप्लीकेशन डाल दी, उन्होंने वो भी हमें रिफ्यूज कर दी इंटरव्यू बुला के। हम्म फिर उन्होंने हमें बहुत देर के बाद जो है ना फरवरी में कोई टाइम दिया था हियरिंग का। हम्म लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जा नहीं सके, क्योंकि मुझे टूथ पेन निकल आई। और वो मैं एडजर्न कराने के लिए मैंने उनको जज साहब को ठीक लिखा, है। लेटर भी भेजा डेंटिस्ट का। लेकिन उन्होंने सेम डे रिप्लाई कर दिया उसको कि हम उसको एडजर्न नहीं कर सकते, ठीक क्योंकि है। दिस इज नॉट इनफ एविडेंस। तो मेरे तो ऑब्वियसली टीथ में दर्द थी, तो मैं तो बिल्कुल बोल ही नहीं सकता था, पूरे सर में दर्द थी। तो हाउ कुड हैव आई गॉन राइट फॉर द राइट। हियरिंग? तो अब मुझे ये मेरे दो क्वेश्चंस हैं इसमें कि अब हमारी जो क्योंकि एडजर्नमेंट हो चुकी है, तो क्या हम जज अभी तक जज ने डिसीजन कुछ नहीं भेजा? वो 2 वीक्स एडजर्नमेंट हो चुकी है या तो हेयरिंग हियरिंग हो थी चुकी है? जी। एडजर्नमेंट हो चुकी है या हेयरिंग हो चुकी है? नहीं नहीं, हियरिंग नहीं हुई ना, मतलब एडजर्नमेंट नहीं की उन्होंने। उन्होंने एक लेटर भेज दिया, उन्होंने तो कहा जी हेयरिंग सॉरी हो हम चुकी है एडजर्न ना, नहीं कर सकते आपकी हेयरिंग हो चुकी बिकॉज है। ऑफ इनसफिशिएंट एविडेंस। हम्म ठीक है। तो मेरे सॉलिसिटर ने कहा जी अब ऑब्वियसली वी जस्ट हैव टू वेट एंड सी। तो मैं ये चाह रहा था कि हम उनको कोई एविडेंस भेजते, हम उसको कहते कि भाई मेरी मिसेस टीटी राइट एक्सरसाइज कर रही है, तो काइंडली प्लीज, हम इतने अरसे से रह रहे हैं, ऑब्वियसली हम लोग फ्रस्ट्रेट हुए हैं मेरे वीजा। हेलो जी, इनकी कॉल ड्रॉप हो चुकी है, लेकिन मैं जहाँ तक इनके क्वेश्चन समझा हूँ मैं इनको थोड़ा सा ब्रीफ करने की कोशिश करता हूँ। सिचुएशन ये मेरे भाई कि जब आपको एक चीज़ पता होगी, जब आप कोई भी स्टेटस ऐसा एक्वायर कर लेते हैं जिसमें आप फैमिली मेम्बर बन जाते हैं किसी भी यूरोपियन नेशनल के, तो उसके बाद एक बात तो क्लियर होती है कि आपको
वीज़ा किसी अप्लाई करने की ज़रूरत रह नहीं जाती यहाँ पे रहने के लिए। आप उस वक्त तक इंटाइटल हैं यहाँ पे रहने के लिए, उसी तरीके से जिस तरीके से आपका जो फैमिली मेम्बर है, जो आपका जो पार्टनर है, वो यहाँ पे रहने के लिए इंटाइटल है। आप काम भी कर सकते हैं, आप रह भी सकते हैं, आपके तमाम राइट्स हैं उसी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं जिस तरीके से आपका स्पाउस या पार्टनर एंजॉय करता है। प्रॉब्लम उस वक्त आती है जब आपको आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल करना पड़ता है और वापस आने के लिए आपको दोबारा वीज़े की ज़रूरत पड़ती है। इस सूरत से बचने के लिए आप लोग यहाँ पे या हम लोग अप्लाई करते हैं रेजिडेंस स्टेटस के लिए। वो आपने अप्लाई किया, वो रिफ्यूज़ किया, उसकी हेयरिंग के लिए गए। एक चीज़ तो आप ये ध्यान रखिए कि आपके स्टेटस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता एज लॉन्ग एज योर मैरिज इज़ सबसिस्टिंग। आपकी मैरिज रजिस्टर्ड है, सबसिस्टिंग है और बरकरार है, आप इकट्ठे रह रहे हैं, आपके यहाँ पे जो रेजिडेंट स्टेटस है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ तक आपके रेजिडेंस कार्ड की बात है जो आपको जो नहीं मिलता, अगर हेयरिंग के ऊपर आप अगर कोई फ्रेश एविडेंस भेजना चाहते हैं तो अव्वल तो वो सेक्शन 85A के तहत उसको कंसिडर करने के लिए वो मजाज नहीं है। आप दूसरे एक सेक्शन 120 और डिफरेंट प्रोविजंस के जरिए आप फर्दर एविडेंस भेज सकते हैं उनको, जिसको वो कंसिडर कर सकते हैं। आपको देखना ये है कि पहले किन वजूहत की बुनियाद पर आपका केस जो है वो रिफ्यूज़ हुआ है। अगर वो इस बिना पर हुआ है कि ट्रीटी राइट आपने एक्सरसाइज नहीं किए, या अगर एक्सरसाइज किए हैं लेकिन सफिशिएंट एविडेंस प्रोवाइड नहीं की, तो आप सफिशिएंट एविडेंस आप अभी भी दे सकते हैं इन रिबटल ऑफ देयर आर्गूमेंट्स और रिबटल ऑफ देयर रिफ्यूज़ल। तो ये आप अभी भी उनको मेंटेन करके दे सकते हैं। आपको स्टैब्लिश यही करना है कि जब आपने एप्लीकेशन फाइल की थी उस वक्त वो खातून आपके साथ ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रही थी और अकॉर्डिंग टू यूके लॉ जो इमिग्रेशन रूल्स हैं, ई रेगुलेशन 2006 हैं, उसके मुताबिक वो एक वर्कर की डेफिनेशन में फॉल करती थी। ये ज़रूरी नहीं होता ट्रीटी राइट एक्सरसाइज करने के लिए कि वो कहीं पे जॉब ही करती हों, वो सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकती हैं, वो फुल टाइम स्टूडेंट भी हो सकती हैं, और अगर ऐसा कोई भी वो काम नहीं करती तो वो एटलीस्ट सेल्फ सफिशिएंट हो सकती हैं। उनके पास इतने फ़ंड्स हो सकते हैं, वो ये बता सकती हैं कि मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास इतने फ़ंड्स मौजूद हैं कि मैं अपने आप को और अपने पार्टनर को जो है अकोमोडेट और मेनटेन कर सकती हूँ। इन तमाम हक़ाइक़ की रोशनी में उनको कहीं पे काम करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपके पास इनमें से किसी भी कैटेगरी की एविडेंस मौजूद है तो आप वो एविडेंस आप कोर्ट को प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर हेयरिंग की डेट अभी नहीं आई तो आप इसको पेपर हेयरिंग के ऊपर भी कन्वर्ट करवा सकते हैं, ओरल हेयरिंग की बजाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भेजिए, स्केलेटन आर्गूमेंट्स भेजिए, विटनेस स्टेटमेंट्स बना के भेजिए और कोर्ट को ये कन्विंस करने की कोशिश कीजिए कि आप सही बात कर रहे हैं। इसके ऊपर बहुत डिटेल, बहुत लंबी बहस हो सकती है, लेकिन चूँकि मैं आपके हालात से बखूबी वाकिफ़ नहीं हूँ तो आपके लिए बेहतर मशवरा है कि आप अपने वकील से दोबारा रहनुमाई हासिल करें इन बातों की रोशनी में, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे हमारा ईमेल देखेंगे, हम आपको कोशिश करेंगे कि मज़ीद डिटेल इसके ऊपर रहनुमाई दे सकें। उम्मीद है कि आपको काफ़ी तसल्ली बख्श जवाब मिला होगा। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा मुख्तसर सा सवाल ये है कि मैंने नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई करना है मई में। मैं पूछना ये चाह रहा था कि मैंने 2007 में लोन लिया था बैंक से जो मैं रीपे नहीं कर सका, तो क्या वो मेरी नेशनैलिटी पे अफेक्ट करेगा? ये काइंडली आप इसका जवाब दीजिए। थैंक यू। जी मेरे भाई, इसमें एक बात बड़ी क्लियर है कि दिसंबर 2013 के बाद रूल्स में ऐसी सिग्निफिकेंट चेंजेस आई हैं जिसमें नेशनलाइजेशन या नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए वो आपके जो गुड करैक्टर है उसको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं। अगरचे कि वो ये बात मानते हैं कि पूरे इमिग्रेशन एक्ट में कहीं पे भी जो आपका जो गुड कंडक्ट और गुड करैक्टर है वो कहीं पे डिफ़ाइन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी पर्सन, जो भी एप्लीकेंट अप्लाई कर रहा है उसके पास जो कंडक्ट है, जो उसका करैक्टर है, वो एक जो स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके ऊपर पूरा उतरे। अब जहाँ तक क्रिमिनल इश्यूज़ की बात करें तो उसमें भी वो चीज़ वैलिड होती है। समटाइम छोटे मोटे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं वो उनको भी अब मैटर करना शुरू कर दिया उन्होंने। जहाँ तक इसकी बात है कि लोन रीपे ना करना, अगर तो जो लोन रीपे ना करना है वो डिफ़ॉल्ट के ज़ुमरे में आता है और वो आपके अगेंस्ट कोई कानूनी चाराजोई कर चुके हैं और कोई काउंटी कोर्ट जजमेंट आपके अगेंस्ट आ चुकी है, या कोई मज़ीद ऐसे दीगर कोई ऐसे वाक़यात हो चुके हैं जो कि रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं, तो वो उनको कंसिडर कर सकते हैं। दो कि इसका कि आपके कैरेक्टर के साथ डायरेक्टली ताल्लुक़ नहीं है लेकिन आपकी क्रेडिबिलिटी के साथ बहरहाल उसका एक ताल्लुक़ मौजूद है। अगर तो ऐसी कोई जजमेंट आपके अगेंस्ट नहीं है तो फिर तो इसको ज़्यादा मैटर नहीं करना चाहिए, और अगर जजमेंट आ चुकी है तो वो उसकी बिना पर रिफ्यूज़ करके एक सर्टन टाइम लिमिट आपको दे सकते हैं जिसके बाद आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर पर्टिकुलर सर्कमस्टांसिस। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, मेरा सवाल है जितना मैं 98 ਚ ਇੱਥੇ ਸਾਲਮ ਸਟੇ ਲਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਐਸਐਲ ਪੇਪਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ।
ठीक है। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ੀ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੈਟਰ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਓਰੀਜਨਲ ਐਸਐਲ ਪੇਪਰ ਭੇਜ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਮਪੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਐਮਪੀ ਕੋਲ ਲੈਟਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਰੌਂਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 2 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਲੰਘ ਗਏ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਮਿਸਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਜਿੱਦਾਂ। ਓਕੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਡਰੈਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕੰਮ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸਵਾਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਨਾਂ ਤੇ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੀ ਜੀ। 2006 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੋਲੀਫਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਿੱਦਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣ ਦਿੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, 2 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੇਜੇ। ਓਕੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ ਜਿੱਦਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਜੇ? ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਉਹ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਓਕੇ। ਅਪੀਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੌਲੀਡੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਿੱਦਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ। ਓਕੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਟੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਟੇ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੌਲੀਡੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੱਤਾ। सरदार जी कहानी बहुत लंबी हो गई है, थोड़ा जिहा शॉर्ट करो। अपना सवाल ते आ जाओ, मैं फैक्ट सारे सुन ले। ठीक है। क्वेश्चन की थोड़ा? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲੈਕਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? आई थिंक काफ़ी लंबी कॉल होगी है, अपने सवाल की तरफ नहीं आ रहे सरदार जी। सॉरी अब कॉल ड्रॉप करनी पड़ी है हमें। नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो हेलो जी, आवाज़ आ रही है आपको? वालेकुम अस्सलाम जी जनाब। मैं ब्रदर शॉर्ट क्वेश्चन कीजिएगा प्लीज। हेलो जी जी जी। अच्छा, मेरा सवाल इस तरह है कि मैं विद फैमिली यहाँ पे आया था, तो 3 साल पहले मैंने यहाँ पे असाइलम क्लेम किया था ऑन एयरपोर्ट ही। तो तकरीबन 2.5 साल तक मुझे अपने इनिशियल जो इंटरव्यू है उसका जवाब नहीं आया, और वो फिर 2.5 साल बाद उन्होंने मुझे रिफ्यूज और अनफाउंडेड करके मुझे जवाब भेज दिया। तो मेरे वकील ने उनको प्री एक्शन प्रोटोकॉल है, वो एप्लीकेशन एक भेजी है कि हमें राइट ऑफ अपील वगैरह दिया जाए, क्योंकि उन्होंने इन कंट्री राइट ऑफ अपील हमें नहीं दिया। तो इस बात को तकरीबन 5-6 महीने गुजर गए हैं। तो अब मैं साइनिंग के लिए गया, वहां से भी मुझे जवाब नहीं आया। तो साइनिंग के लिए गया, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे कहा कि जी वो आपने एप्लीकेशन दी थी वो तो रिफ्यूज होगी, तो लिहाजा अब आप वापस जाने की तैयारी करें, क्योंकि आपको राइट ऑफ अपील नहीं मिला और आपका केस अनफाउंडेड है। अब मैं पूछना ये चाह रहा था कि क्या मैं फर्दर भी वेट करूं कि कोई होम ऑफिस मुझे लेटर देगा या रिमूवल ऑर्डर देगा, उसका वेट करूं, या मुझे डायरेक्ट JR करना चाहिए अभी? जी ठीक है। अच्छा मेरे भाई, एक बात बड़ी क्लियर है कि आपने टाइम काफ़ी ज़्यादा लगा दिया है। नॉर्मली जो ओरिजिनल डिसीजन होता है होम ऑफिस का, उसके 90 डेज़ के अंदर आपको जो है जुडिशियल रिव्यू फाइल करना होता है। ठीक है, आपने प्री एक्शन प्रोटोकॉल लेटर सबमिट कर दिया, उसके बाद टाइम लिमिट थोड़ा सा वो एक्सटेंड भी हो गया उसके वजह से, लेकिन बहरहाल उसकी एक सर्टन लिमिट होती है। एक्सक्यूज। अब आपने काफ़ी ज़्यादा टाइम ऑलरेडी उसमें गुजार दिया है। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कि आपके पास अभी JR फाइल करने के लिए टाइम लिमिट है, और अगर टाइम लिमिट है तो क्या आपके पास ऐसे सर्कमस्टांसेस भी मौजूद हैं कि आप ये बता सकें कि आपने टाइम कहाँ पे कंज्यूम किया। तो आप फौरी तौर पे अपने वकील से बात कीजिए उनसे कि जुडिशियल रिव्यू फाइल क्यों नहीं किया जा रहा। अगर आपके पास राइट ऑफ अपील भी नहीं है, कोई और एप्लीकेशन भी पेंडिंग नहीं है, तो आपका कोई एप्लीकेशन ज़रूर पेंडिंग होनी चाहिए जुडिशियल रिव्यू की सूरत में, जो कि ऑलरेडी आप इनिशिएट कर चुके हैं। इसको फौरी तौर पर आप प्रोसीड कीजिए और इसके ऊपर अपना जो है एप्लीकेशन जो है फ़ाइल कीजिए, परमिशन फॉर जुडिशियल रिव्यू। इसमें मज़ीद टाइम वेस्ट करने की गुंजाइश आपके पास नहीं है। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी सर, मेरी आगे आपसे बात हुई थी, जो मैंने MP के थ्रू भी लेटर भेजा था, वो भी अभी तक उसका फैसला नहीं हुआ। लॉन्ग टाइम एप्लीकेशन है, 5-6 साल हो गए हैं। तो मैं अगर JR में जाता हूँ तो वो मुझे ये बताएं कि क्या मेरे कितने % चांसेस हैं जीतने के, और कितना टाइम JR जाने के बाद कितना टाइम लगता है। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि मेरा भतीजा पाकिस्तान से यहाँ आना चाहता है पढ़ने के लिए, वो अंडर 18 है, उसे वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स की जरूरत है यहाँ पर आने की?
करने की वहाँ से पाकिस्तान से, कि नहीं कि वो विदाउट इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स वो 17 ईयर का है? ठीक है, ठीक है। एक चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं कि जो अंडर 18 है उनको ज़रूरत नहीं है लैंग्वेज कोर्स की। दूसरी चीज़ ये है कि जो आपने कहा कि जेआर करने में कितना टाइम लगेगा, जेआर आप करेंगे, इसका मेन पर्पज़ उसको एक्सपेडाइट करवाना है। इससे कोई और डायरेक्शंस आप नहीं ले रहे हैं उनसे कि आप कि केस का ये फ़ैसला किया जाए या वो फ़ैसला किया जाए। आप सिर्फ ये पुश करवा रहे हैं कि वो केस को जल्द से जल्द फ़ैसला किया जाए। तो उसमें जीतने के चांसेस तो बहरहाल आपके अपने केस की जो पर्टिकुलर्स हैं, फैक्ट्स हैं, एविडेंस है, उसी के ऊपर डिपेंड करता है। वो जेआर के ऊपर से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। जेआर की जहाँ तक टाइम ड्यूरेशन की बात है, तो ये अगर आप डायरेक्शन लेना चाहें तो जेआर फाइल करने के फ़ौरन बाद लेट्स से अबाउट 4 वीक्स के अंदर उसको वो डिसाइड कर सकते हैं विदाउट हेयरिंग। अगर वो रिफ्यूज़ करते हैं तो आपको फिर रिन्यूअल का राइट देंगे जिसमें आप ओरल हेयरिंग करते हैं। तो सारा प्रोसेस जो है वो 4 वीक से लेके कम से कम 16 से 18 वीक जेआर के प्रोसेस में लग सकते हैं, अगर आपके पहले स्टेप के ऊपर अगर वो आपको डायरेक्शन ग्रांट नहीं करते तो बहरहाल आप अपने वकील से मशवरा करके ज़रूर करें अगर आपको टाइम काफ़ी ज़्यादा लैप्स हो चुका है तो। जी नेक्स्ट कॉल। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैंने ये क्वेश्चन पूछना था। मैं और मेरी वाइफ दोनों ही स्टूडेंट हैं और हमने पाकिस्तान में शादी की थी। तो अभी 3 मंथ पहले मेरी बेबी बोर्न हुई है, तो मुझे ये पूछना था कि मैं कर सकता हूँ? क्या कर सकते हैं आप? सॉरी। हेलो। हेलो जी जी। अच्छा, जी आप, मेरा ख्याल आप शायद ये कह रहे हैं कि आप चाइल्ड पे आपने यानी कि वाइफ के स्टेटस के ऊपर स्विच कर सकते हैं? नहीं जी ठीक है, जी ठीक है। नेक्स्ट कॉल दीजिए। हेलो। सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा एक जरूर सा क्वेश्चन है जिसमें छोटे छोटे 3 है उसके सेक्शन। पहला तो ये है कि जो स्पाउस की अर्निंग थी 18,600, उसके खिलाफ अपील की हुई थी, गालिबन 3rd of this month उसका फैसला होना था, वो क्या हुआ है? दूसरा ये है कि अगर स्पाउस का वीजा किसी भी वजह से रिफ्यूज हो जाए तो क्या उसे राइट ऑफ अपील होगा? और थर्डली और आखिरी क्वेश्चन ये है कि पहले 2 साल का वीजा होता था, अब सुना है 2.5 ईयर है। जी जी। और फिर उसके बाद गालिबन एक्सटेंशन देते रहते हैं। इनडेफिनेट के लिए जो है वो कितने अरसे के बाद अप्लाई कर सकते हैं? ठीक है सर, मैं आपके तीनों सवालों का जवाब देता हूँ। पहले जो पिछले कॉलर थे उनको मैं ब्रीफली बता दूँ कि स्टूडेंट वीज़े से दूसरे स्टूडेंट वीज़े के डिपेंडेंट बनने के लिए अब आपको वापस जाना पड़ेगा, वापस जाके अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे रह के आप अप्लाई नहीं कर सकते। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, 18,600 का जो अभी डिसीजन आना था, वो डिसीजन तो यकीनन आ चुका होगा, लेकिन अभी तक वो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, आप उसको भी व्यू नहीं कर सकते। अभी तक हम हमारे पास एक्सेस नहीं आई उसकी। दूसरी चीज़ ये है कि राइट ऑफ अपील मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इट ऑल डिपेंड्स। अगर आपने जो एप्लीकेशन फ़ाइल की है वो विद इन योर लीव टाइम की है तो ऑटोमेटिकली राइट आपका डिराइव होता है अपील के लिए। और अगर आपके ह्यूमन राइट्स जो इन्फ्रिंज होते हैं उसकी बेसिस के ऊपर एप्लीकेशन को फाइल की जाती है तो उसके ऊपर भी ऑटोमेटिकली राइट ऑफ अपील आपका डिराइव होता है। तीसरी चीज़ है कि जो ड्यूरेशन है वो इंडेफिनेट के लिए कितनी है। 2.5 साल की 2 लीव मिला के 5 साल के बाद आप इंडेफिनेट के लिए क्वालिफाई करेंगे स्पाउस वीज़ा के हवाले से। जी उम्मीद है आपके तीनों सवालों का जवाब मिल गया। नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, दिल बात कर रहा हूँ। जी मैंने भी हेलो। जी जी दिल बात करें। जी सर, ऐसा है कि यूरोपियन नेशनल से शादी की थी और मैंने स्पाउस के लिए अप्लाई किया था, लेकिन रिफ्यूजल आ गया था अभी रिसेंटली 2 महीने पहले। वजह ये कि ट्वीटी राइट वाले मसला था, हालांकि वो ट्वीटी राइट अपना यहाँ पे ठीक है, लेकिन वो कैश मतलब कैश इन हैंड दे रही थी, ठीक है, प्रॉपर्ली ठीक जो है, बैंक ट्रांजैक्शन जरा नहीं। ठीक है, गॉट इट। क्वेश्चन। जी अपील का राइट दिया था, मैंने अपील कर दी है, ठीक है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि अपील विदड्रॉ करवा के तो फ्रेश एप्लीकेशन डाल दूँ। ठीक है। तो इससे मेरे केस पे कोई इफेक्ट तो नहीं होगा? और आया मैं कर सकता हूँ या नहीं? और इसका प्रोसीजर क्या है सर अपील को विदड्रॉ करवाने का? ठीक है जी मेरे भाई अदील, इसमें सिचुएशन ये है कि आप एनी टाइम अपील विड्रॉ कर सकते हैं, एनी टाइम फ्रेश एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं। किसी किस्म का कोई बार आपके ऊपर नहीं है, बल्कि अगर आपका पिछले केस में ट्रीटी राइट एक्सरसाइज ना करने का कहा गया है और आप समझते हैं कि आपकी एविडेंस में कोई थोड़ी सी लैकिंग है कहीं पे, तो आप बजाय इसके कि अपील में जाके अपना टाइम मज़ीद उसके ऊपर कंज्यूम करें उस वीक एविडेंस के ऊपर, आप फ्रेश एविडेंस लेके आप एक फ़्रेश एप्लीकेशन फ़ाइल कीजिए और उसमें पिछले तमाम जो उनके एतराज़ात हैं उनको दूर कीजिए, तो उसमें आपके बेटर चांसेस होंगे। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा अगर आपके पास एविडेंस अगर वीक है तो आप फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करें, लेकिन अगर आपकी पिछले केस की एप्लीकेशन इतनी स्ट्रॉन्ग इनफ है कि उसके ऊपर आप उसमें इतना पोटेंशियल है कि आप उसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं, तो आप ज़रूर अपील में जाइए और अपना राइट पूरे तरीके से एक्सरसाइज कीजिए। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो।
वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे दो क्वेश्चन से। मैं खुद ये पे आया था 2011 में। जी जी। तो उसके ना कुछ 5-6 माह बाद मेरी बात से लड़ाई हो गई थी। तो उसने मुझे अरेस्ट करवा दिया था। ओके। मुझे पकड़ के ले गई, उसमें मैं बेल पे बाहर आ गया था। ठीक है। तो उसी केस में वो मुझे 2-3 दफा फिर अरेस्ट करके ले गए। तो उसके बाद वाइफ ने उन्हें हमारी सुलह होगी, वाइफ ने लेटर लिखा कि हमारी सुलह है, आप हमें इकट्ठे रहने की इजाजत वगैरह दे दी, उन्होंने हमें इजाजत दे दी। ठीक है। उसके बाद मेरा वो डेफिनेट का टाइम था, वो मैंने इंडेफिनेट के लिए अप्लाई कर दिया। अब उसके लिए क्या वो मैं कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम बनेगी कि नहीं बनेगी? तो मैंने डेफिनेट के लिए अप्लाई तो कर दिया हुआ है, लेकिन 11 मंथ हो गए, उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया। तो बस वो वाइफ ने फोन किया, जब नहीं सॉरी सबसे पहले कि जब कोर्ट ने मुझे फिर ना मेरा केस चलता रहा, तो कोर्ट ने मुझे कहा कि मैं गिल्टी फील करते हैं, लेकिन मुझे कुछ सजा नहीं देते और 1 साल के गुड बिहेव पे छोड़ते हैं। तो आप 1 साल से गुड बिहेव पे रहें, हम आपके सारे केस खत्म कर देंगे। उसके बाद मैंने अप्लाई कर दिया। तो अब 11 मंथ हो गए हैं, लेकिन कुछ जवाब नहीं आया। लेकिन 2 दिन पहले वाइफ ने फोन किया, उन्होंने कहा कि होम ऑफिस वालों ने कि आपका केस हमने पेंडिंग रखा हुआ है क्योंकि आपका कोई पुलिस केस है। तो उन्होंने कहा कि फिर बड़ी प्रॉब्लम है, आपने 11 मंथ लगा दी, तो अब कितना टाइम लगेगा? उन्होंने कहा ये पता नहीं है, आप ऐसा करें टेस्ट नंबर ले लें हमारा, तो डायरेक्ट आपका जब वो केस क्लियर हो जाए हमें टेस्ट कर दें, तो उसके बाद हम कोई डिसीजन करेंगे। मैं ये पूछना था कि वो डिसीजन जो मेरे हक में होगा या कोई प्रॉब्लम डालेंगे? जी ठीक है मेरे भाई। इसमें एक चीज़ तो क्लियर है कि अगर उन्होंने आपके केस को होल्ड पे रखा हुआ है और वो इसी वजह से रखा हुआ है क्योंकि आपका एक कंडक्ट का एक इशू था, ये जो आप स्पाउस वीज़े की बेस पे आप इंडेफिनेट अप्लाई करते हैं, तो डेफिनेटली वो उसका ताल्लुक होता है कि मियाँ बीवी का रिलेशनशिप कैसा है, वो सबसिस्टिंग है नहीं है, और वो कॉर्डियल है नहीं है, बॉन्डिंग कितनी स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबिलिटी क्या है। तो जब इस चीज़ में कोई डोमेस्टिक वायलेंस के इतने स्ट्रॉन्ग इशू आ जाएँ जिसमें कि बात पुलिस तक जा पहुँचे और बात कोर्ट तक जा पहुँचे, तो फिर बहरहाल होम ऑफिस को भी कंसिडर करना पड़ता है कि आपकी ये जो बॉन्डिंग है ये वाकई ही सस्टेनेबल है कि नहीं है, ये रिलेशनशिप आगे आपका ड्यूरेबल है कि नहीं। तो उसको देखने के लिए उन्होंने सिर्फ इस चीज़ का वेट के ऊपर रखा हुआ है कि जब आपका कोर्ट जो क्रिमिनल केस है वो विकेट होता है, तो वो उसके पेंडिंग में उन्होंने रखा हुआ है कि जो ही वो आपका विकेट हो जाएगा वो आपको इंडेफिनेट ग्रांट कर देंगे, तब तक वो अपने पास होल्ड में रख रहे हैं। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम नहीं है ऐसी, तो मेरा मशवरा ये है कि आप उनके पास होल्ड पे रहने दें। इन द मीन टाइम आप गुड करैक्टर के जितने भी कोई सर्टिफिकेट, कोई रेफरेंस लेटर्स, कोई इस तरह की कोई और डिफरेंट चीज़ें आप कलेक्ट कर सकते हैं, एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं, तो उनको एडिशनल एविडेंस के तौर पर उनको वो भी सबमिट ज़रूर करें। जो डिसीजन अभी फ़िलहाल कोर्ट की तरफ से भी आपको मिला है कि अब आपको उन्होंने कन्विक्ट नहीं किया और 1 साल के लिए आपको उन्होंने गुड करैक्टर शो करने के लिए इस लिस्ट पे रखा है, तो आप ये डिसीजन की कॉपी भी उनको ज़रूर दे दीजिए। ये भी पॉसिबल है कि ये डिसीजन उनके लिए सफिशेंट हो आपके फैक्ट्स को देखते ही, और वो आपको ग्रांट कर दें। लेकिन बहरहाल जब तक वो केस होल्ड पे है, वो इसी वजह से होल्ड पे है कि जो ही आपको वहाँ से क्लियरेंस मिलती है वो आपको इंडेफिनेट ग्रांट कर देंगे। तो अदरवाइज अगर उन्होंने रिफ्यूज़ करना होता तो वो अब तक वो कर चुके होते। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। गो केस में डिले है लेकिन पॉजिटिव है। जी नेक्स्ट कॉल है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हाँ, मेरे को एक क्वेश्चन है। मेरा बेटी और उसका दामाद और 2 छोटा बच्चा 5 महीना पहले विजिटर वीसा में आया था। ठीक है। लेकिन वो अभी माने यहीं पे रह गए, इसके बाद वीसा उसका एक्सपायर हो गए। तो क्या उसके लिए कुछ बन सकता है, कुछ है नियम या क्या है? कुछ थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे प्लीज। जी, इसमें एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है सर कि जो विजिटर्स के लिए रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अब वो यहाँ पे रहते हुए कुछ एक्सटेंशन नहीं ले सकते अनलेस के कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग केस हो, कोई मेडिकल रीजंस हैं, कोई और ऐसी कोई ह्यूमन राइट्स की कोई ग्राउंड्स हैं, कोई वापस ना जाने की कोई रीजंस हैं बैक इंडिया में या जहाँ से भी वो बिलोंग करती हैं, वहाँ पे कुछ ऐसे हालात हैं कि वो वापस नहीं जा सकते। अगर वो असाइलम की ग्राउंड्स उनके पास अवेलेबल हैं या ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन की उनको ज़रूरत है, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन जो सर्कमस्टांसेस कि ऐसे क्या हालात हैं। नॉर्मली अगर तमाम हालात नॉर्मल हैं, सब कुछ सिचुएशन ओके है, वो वापस भी जा सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उनको यहाँ पर एक्सटेंशन मिलेगी ह्यूमन राइट्स की बेसिस के ऊपर। हाँ, अगर आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो कि ब्रिटिश सिटीज़न हैं या आप में से किसी के यूरोपियन सिटीज़न है और इनकी डिपेंडेबिलिटी आपके ऊपर मौजूद है, तो ये अगर आप स्टैब्लिश करेंगे तो शायद कुछ पॉसिबिलिटी हो, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस। द बेस्ट वे टू गेट सम प्रॉपर एडवाइस फ्रॉम अ सोलिसिटर एंड शो हिम ऑल द पेपर वर्क यू गॉट। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
सर पहले कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं और मेरी वाइफ दोनों ही टायर 4 जनरल स्टूडेंट हैं और मुझे तकरीबन 5.5 साल हो गए, वाइफ को तकरीबन 1 साल हो गया और हमने पाकिस्तान शादी की थी और अभी हमारी 3 मंथ हो गई, एक डॉटर हो गई है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं वाइफ के ऊपर स्विच कर सकता हूँ एज ए डिपेंडेंट, और अगर नहीं कर सकता तो क्या हम अपील में हमारा केस विन हो सकता है? कुछ ऐसा हो सकता है पॉसिबिलिटी? नहीं मेरे भाई, मैंने पहले भी इसका जवाब दे दिया था, मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूँ। एक स्टूडेंट से आप दूसरे स्टूडेंट के डिपेंडेंट के स्टेटस के ऊपर आप मूव नहीं कर सकते। ये 2012 से पहले तक का रूल था, उसके बाद अब आप नहीं कर सकते। अगर आपको डिपेंडेंट अप्लाई करना है तो आप वापस जाकर ही अप्लाई करेंगे। यहाँ पे रहते हुए कोई ऐसे एक्सेप्शन सर्कमस्टांसेस आपके मौजूद हैं जो कि बार करते हैं आपके वापस जाने में, तो फिर आप कर सकते हैं। लेकिन वही आप वाली बात है कि आपके पास इतनी जो स्ट्रॉन्ग एविडेंस है वो होनी चाहिए, तभी आप ये इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अदरवाइज़ होम ऑफिस के तक तो क्लियर रिफ्यूज़ल है। आगे अपील में डिपेंड्स कि आपके पास एविडेंस क्या है, और जो एक इम्पार्शियल जो एडजुडिकेटर बैठे होते हैं वहाँ पे, जो जज होते हैं, वो उसको किस नज़र से देखते हैं और आपकी एविडेंस को और आपकी शख्सियत को और आपके केस को क्या क्रेडिबिलिटी वो देते हैं, जिसकी बिना पर वो उसको डिसाइड करेंगे। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर एविडेंस। जी ख़वातीन हज़रात, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल रहने के लिए। आपकी कॉल्स का बहुत बहुत शुक्रिया। पूरी कोशिश की आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देने के लिए, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको फुल लेंथ एडवाइस इस प्रोग्राम के तवज्जुह से नहीं दे सकते। मकसद सिर्फ एक बेसिक रहनुमाई देना है, और उसके बाद आप डिटेल रहनुमाई अपने सोलिसिटर से या किसी और लोकल सोलिसिटर से या ईमेल के ज़रिए आप हमसे भी ले सकते हैं। आप ईमेल एड्रेस हमारा स्क्रीन पर देख रहे होंगे, हमें ईमेल कीजिए, कोशिश करेंगे आपको जवाब देने के लिए। एक बार फिर प्रोग्राम में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते इसी दिन, इसी जगह, इसी चैनल पे, सेम टाइम फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।